हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सीनियर प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे 376 के बारे में। जो विवेचना होती है या यूं कहें जो इन्वेस्टिगेशन होती है 376 की, उसमें आईओ को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए या उसने कहाँ क्या गलती की है, उसका लाभ अभियुक्त को कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि 376 की एफआईआर से लेके पूरा आरोप पत्र दाखिल करने तक विवेचक का क्या काम होता है और विवेचक ने क्या गलती की है और उस गलती का लाभ अभियुक्त पक्ष को कैसे मिलता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि पीड़िता जिसके साथ अपराध हुआ है उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि अभियुक्त को जेल में ही रखा जाए, उसे सजा तक पहुंचाया जाए। कहने का मतलब ये, आज का यह वीडियो विवेचक अर्थात आईओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अभियुक्त के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पीड़िता के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर इन सब चीज़ों को आप जानते हैं तो आपका केस लड़ने के तरीके को भी आप जानेंगे। केस में कहाँ क्या कमी रह गई, क्या मजबूत पक्ष रखा गया, उसके बारे में भी ध्यान देंगे। और बारीकी से बारीकी चीज़ भी आपको आसानी से पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अंत में जब वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर इसी तरह से कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि अगर 376 यानी बलात्कार के अपराध की विवेचना शुरू हो रही है, या यूं कहें कि जब भी आप किसी भी थाने पे अभियोग दर्ज कराते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो ध्यान रखना ये चाहिए होता है कि कोई भी एप्लीकेशन जो पीड़िता का अभियोग किसी भी महिला पुलिस अधिकारी से ही पंजीकृत कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कोई जोर जबरदस्ती है, जो भी है उस समय वही पंजीकृत करेगा, कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। दूसरा ये कि विवेचक बिना विलंब किए महिला पुलिस अधिकारी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करे और वहां पर एकत्रित सबूतों, जो भी सबूत हैं वहां पे उसे एकत्रित करना चाहिए, जो भी मिले। अगर तीसरी बात की बात अगर कही जाए तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है नजरी नक्शा, यानी घटना स्थल का नक्शा जरूर बनाना चाहिए। और कैसे बनाना चाहिए ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। वहाँ पे क्या डिसाइड करना चाहिए, या अगर वहीं पे कोई गवाह है, कोई स्वतंत्र साक्षी है, वहीं पे बयान जिसका लिया गया, तो उस नक्शे में उसे भी अंकित कर देना चाहिए। अक्सर विवेचक ये भी गलती करता है कि घटना स्थल पर छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करता है, या कोई मौजूदगी थी उस स्थान पर तो उसका निशान नहीं बनाता है, यूँ कहें घटनास्थल पे उस चीज़ को भूल जाता है। तो ये भी छोटी सी बात है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चौथी बात अगर कही जाए तो महिला पुलिस अधिकारी के सहयोग से पीड़िता की सहमति से उसके अंतः वस्त्र को आदि को सुरक्षित करना चाहिए। यानी यूँ कहें जो उसके वस्त्र हैं, अगर महिला पीड़िता सहमति देती है तो उसे भी सुरक्षित कर लेना चाहिए। अब पांचवी बात की बात अगर कही जाए तो पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराकर दर्ज करें और उसकी सीडी है उसे केस डायरी में संलग्न कर दें। छठवीं बात अगर इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, यदि पीड़िता अल्पवयस्क है यानी ये कहें नाबालिग है तो पॉक्सो एक्ट 2012 की सुसंगत धाराओं में मुकदमे में जो सुसंगत धाराएं हैं, जो बढ़ने योग्य धाराएं हैं, उसका भी बढ़ाना अति आवश्यक है। आगे अगर बात की जाए पीड़िता का मेडिकल, आयु,
शरीर पर चोटें, बलात्कार की पुष्टि या फिर डीएनए सैंपल परीक्षण हेतु संग्रहित करना चाहिए। ये मेडिकल की बात कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मेडिकल में अगर ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो अभियुक्त को जेल होगी 100%, उसे सजा भी होगी। अगर मेडिकल नहीं कराया गया तो उसका लाभ अभियुक्त लेगा, और अगर मेडिकल हुआ कुछ नहीं आया तो भी लाभ अभियुक्त को मिलेगा। चलिए मेडिकल हुआ, प्रूफ भी हो रहा है, लेकिन कोई अन्य चोट नहीं आ रही है, तो इसका ये भी मतलब होगा, हो सकता है अभियुक्त सहमति यानी कंसेंट को भी सिद्ध कर दे, तो उस तरह से उसको लाभ मिलेगा। आगे बात करी जाए, पीड़िता से संबंधित गवाह को धारा 160 सब क्लास 1 CRPC के तहत नोटिस देकर महिला वृद्ध बच्चों को छोड़कर उनका बयान वीडियोग्राफी में ही दर्ज करें। क्या ऐसा किया गया या नहीं किया गया, इसका लाभ भी आप ले सकते हैं। पीड़िता की पहचान को हमेशा गोपनीय रखा जाता है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। उसके पूर्व के आचरण पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। अगर ऐसा किया गया है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगली बात करी जाए तो पीड़िता का 164 का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके उसका 164 का बयान कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात की जाए तो अभियुक्त की गिरफ्तारी होने पर उसका बयान दर्ज करें, चिकित्सकीय परीक्षण कराएं, डीएनए प्रदर्श भी संग्रहित करें, उसके कपड़ों व वीर्य आदि के धब्बे हैं तो उसे भी कब्जे में ले, ये आईओ की जिम्मेदारी होती है। साक्ष्यों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर यानी कि FSL फोरेंसिक लैब भेजकर डीएनए टेस्ट का भी कराए, डीएनए मिलान भी कराए। अब चिकित्सक का भी बयान दर्ज करे, ये भी आईओ की ही जिम्मेदारी होती है कि जो मेडिकल ऑफिसर है उसका भी बयान दर्ज कराए। एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है कि विवेचना टाइम पे पूरी की जाए, यानी जो इन्वेस्टिगेशन का समय है वो समय से ही पूरा किया जाए, और साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र भी यानी कि विवेचना कंप्लीट करके चार्जशीट भी सही टाइम पे दाखिल करना चाहिए। अगर इस तरह से जो हमने ये लगभग 15-20 पॉइंट आपको बताएं, इन पॉइंट्स में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि विवेचक द्वारा की गई है तो इसका लाभ सीधे तौर पे अभियुक्त को ही मिलने वाला होता है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।